अस्सलाम वालेकुम। द इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महानूर अली। नाज़रीन, द इंटरव्यू में आज हम बात करने जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर की। और जिस तरह आपको मालूम है कि हमने जिस बजट आने के बाद से मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री है, उन पे बात की है। लास्ट हमने जो बात की फार्मास्यूटिकल पे थी, उससे पहले हमने एग्रीकल्चर पे बात की और इंडस्ट्री पे बात की, और उससे भी पहले हमने बात की कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग या फिर क्या कहते हैं किस तरह जो है मार्केटिंग की जाती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर की कि जिसे इतना निगलेक्ट किया जा रहा है, कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसकी प्रोडक्शन के बारे में जब बात करते हैं और ख़ास तौर से एक्सपोर्ट के बारे में, तो इसका डिक्लाइन की बात होती है। लेकिन क्या असल सूरत हाल है? और फिर अभी हमने पिछले दिनों कराची में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई कि भाई 3 डेज़ जो है उसकी स्ट्राइक करने के बाइकआउट किया गया कि लोगों की तरफ से कि हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो ख़ास तौर से फ्रूट्स जो हैं वो महंगे दामों जो फ़रोख्त हो रहे हैं, तो अगर बाइकआउट करेंगे तो शायद उनके जो रेट्स हैं वो नीचे आ जाएं। लेकिन क्या सूरत हाल रही और असल क्या सिचुएशन थी, क्या वजह थी कि बाइकआउट करने की तरफ लोगों का रुझान गया और वो कितना कामयाब रहा, उस पर भी बात करेंगे। जो हमारे गेस्ट हैं पहले उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वहीद अहमद साहब, प्रेसिडेंट इन चीफ ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स एंड मर्चेंट्स एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वहीद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो वहीद साहब बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और आप आज हमें बताएंगे कि हमारे यहाँ इस वक्त क्या पोजीशन है हॉर्टिकल्चर की, और लोगों ने जो बाइकआउट किया इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे, ख़ास तौर से कराची के लोगों ने। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि वहीद साहब आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कब से इससे मुंसलिक हैं। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया है। मैं अपने बारे में, असल में हमारा जो फ्रूट एंड वेजिटेबल का फैमिली बिजनेस है, जो हमारी कंपनी 1960 में इस्टेब्लिश हुई थी। मैंने इस बिज़नेस को जब मैं स्टडी कर रहा था यूके के अंदर, तो मैंने एज अ पार्ट टाइम मैंने इसकी मार्केटिंग और एक्सप्लोर की थी मार्केट यूरोप में 96 से लेके 2001 तक। उसके बाद फिर मैं फुल टाइम कंपनी ज्वाइन की। फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल जब पाकिस्तान आया तो ये देखा कि वैल्यू एडिड पाकिस्तान में नहीं है, तो फिर मेरा एक सोच थी कि मैं जो है इसके ऊपर कुछ काम करूं। इसलिए कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने एक प्रोजेक्ट कर रहा था जिसमें मैंगो पल्प का, तो इसलिए कि हमें असाइनमेंट मिला कोई भी अपनी चूज़ का करें, तो मुझे था उसके अंदर के चलें मैं इसी फील्ड से करता हूं क्योंकि ज़रा इजी है मेरे लिए रिसर्च के लिए। तो जब मैं वो रिसर्च करने गया तो जब मैंने देखी मैंगो एक्सपोर्ट में पाकिस्तान का शेयर 1 पॉइंट भी नहीं था उस टाइम पे, 1 पॉइंट भी नहीं था। तो मैंने ये देखा 80% शेयर जो था इंडिया का था एक्सपोर्ट की दुनिया में, जो वर्ल्ड में, जो मैंगो पल्प की। तो फिर मैंने सोचा था कि जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो ये काम ज़रूर करूंगा। जब मैं पाकिस्तान आया 2001 में, जब अपने फैमिली अपने डायरेक्टर से भी बात की कि ये चीज़ें हम लगाएं, उन्होंने उस वक्त रिफ्यूज़ किया था क्योंकि कह रहे हैं कि जी एक तो हम बैंक से काम नहीं करते, कहते हैं कि अभी नहीं लगाएंगे। फिर 2004 में उन्होंने कहा कि जी पल्प यूनिट लगाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पल्प यूनिट से आज जो पाकिस्तान की जो % शेयर भी नहीं है, हमने शेयर भी लिया। जो सोचा था वो ड्रीम पूरा किया। और कितने परसेंट हो गया है? मैं ये कहूँगा कि अभी हम 2004 से हम ये कहेंगे 3 to 4% हमारा शेयर अभी पाकिस्तान में। उसके बाद फिर हम एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट में मैं गया। उससे ही क्या हुआ, एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट के अंदर के पाकिस्तान जो एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट करता था, तो उससे हमने जब वो फैसिलिटीज़ लगाई, पाकिस्तान इंपोर्ट बंद भी हो गई, उससे फॉरेन एक्सचेंज भी बचा और हमने एक्सपोर्ट शुरू कर दी वो करने के लिए। तो मतलब कि एक प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में नहीं था वो अभी लॉन्च किया। पाकिस्तान में आगे कॉन्सेप्ट दिया हमने कि पहले जो पाकिस्तान में होता था वो सिर्फ देसी मैंगो पल्प होता था। हमने कॉन्सेप्ट दिया सिंदड़ी मैंगो पल्प, चौंसा मैंगो पल्प। उसके बाद कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने वो कॉन्सेप्ट लेके अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च किया। तो आज आपने देखा होगा अभी मार्केट में लोग अब चौंसे के नाम से भी जूस बेचते हैं, अदर भी। तो फिर उसके बाद इंटरनेशनली भी दिया, इसलिए कि हर वक्त इंटरनेशनली एक ही बात की जाती थी, इंडिया प्रोडक्ट अल्फांसो। तो हमने काफ़ी, जहाँ पे इंडियन आम पल्प जाता था वहाँ पे हमने कुछ मार्केटें कोशिश की लेने की और हमने ली। इसलिए कि बात ये कि जितना काम बढ़ेगा पाकिस्तान से और एक्सपोर्टर्स आएंगे तो ये इंक्रीज होगा। तो और एक्सपोर्ट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, एक्सपोर्ट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी, मतलब कि बात है कि जो हमारा बिजनेस है ना वो सब आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगी तो आप वैल्यू एडिड पे नहीं आ सकते। मैं आपको मिसाल दूँ, आज
मेरे पास डिमांड है पीच पल्प की, चेरी की, स्ट्रॉबेरी की, मगर मैं उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। प्रोडक्शन उस तरीके से नहीं है जितनी कि आपकी डिमांड है इस वो वक्त। इसलिए डिमांड क्या है, प्रोडक्शन है मगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है उसकी। जब मैं उसकी प्रोडक्शन करता हूँ तो मैं इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर सकता। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने की क्या रीज़न है? क्या टेक्नोलॉजी उस तरीके से नहीं है, वही पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, क्या सिस्टम किस वजह से है? इसकी जो मेन वजह है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ, अगर जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ इस मुल्क नहीं करेंगे। असल मेन मकसद क्या है इधर, जो मैं समझता हूँ हमें जो करना चाहिए, ग्रोअर को गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कराएं, उनको बताएं कि अपनी हील्ड किस तरह बढ़ानी है आपने। जब वो हील्ड बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। तो हमने अपना जो एक विजन है प्राइम मिनिस्टर साहब को भी दिया था 2015 में, कि हमने उनको बताया था कि हमारी उस वक्त एक्सपोर्ट थी $641 मिलियन फ्रूट एंड वेजिटेबल की और वैल्यू एडेड की। तो हमने कहा कि हमने इस एक्सपोर्ट को अगले 10 सालों में $6 बिलियन पे ले जा सकते हैं। तो मेरा पूरा फोकस ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में था। मैंने उनको 2 चीज़ें बताई, सर आज जो 641 मिलियन की एक्सपोर्ट है 2015 तक, और मैंने उनको ये बताया है कि अब मैं आपको जो आखिरी स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसलिए कि मेरे पास उस वक्त 7 मिनट मुझे दिए गए थे, मगर उनका इंटरेस्ट ये था कि वो 25 मिनट तक लेगा इस प्रेजेंटेशन को। मैंने उनको आखिरी में एक स्लाइड बताई कि अब पाकिस्तान 2010 से लेके 15 तक जो इंपोर्ट कर रहा है, 10 के फिगर थे $120 मिलियन के, और 2015 तक जो हम लोग पहुँचे थे वो थे $380 मिलियन के। मैंने उनको कहा है 2 ऑप्शन है, या हम एक्सपोर्ट को ले लें या इंपोर्ट को। और पाकिस्तान जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मुझे क्लियर नज़र आ रहा है, पाकिस्तान आने वाले दिनों में बहुत बड़ा इंपोर्ट कंट्री बन सकता है अगर हम लोगों ने अपने आप को देखें। 2 चीज़ें, एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके बाद आप देखें तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। वही साहब, उसका नतीजा क्या हुआ? वो जो आपने कहा 2015 में आपने तमाम चीज़ें जो है सामने पेश की उस मीटिंग में, जो 25 मिनट्स तक आगे चली गई, जो 7 मिनट्स का आपको टाइम दिया गया था, उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्या उसके तहत लेके आप लोगों को चले या उस चीज़ को माना गया? क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बगैर, जिस तरह अभी आप भी बता रहे हैं, और कितना ज़रूरी है, उसके बगैर जो है ना प्रोडक्शन अच्छी हो सकती, ना ही आप किसी एक्सपोर्ट कर सकते। देखें जी, उस वक्त जो हम प्रेजेंटेशन ले गए थे, उस वक्त तक तो हमें मतलब कि लास्ट ईयर ही उन्होंने एक पैकेज अलाउंस किया था टेक्सटाइल के लिए। इसलिए कि मेरा ख्याल है आई थिंक 32 या 34 एसोसिएशंस थी एक्सपोर्ट की वहाँ पे, और जो आया ही टेक्सटाइल के लिए पैकेज हो, और हमने उसके ऊपर फिर फेडरेशन से भी बात की, हमने मिनिस्ट्री में भी बात की कि आपने तो टेक्सटाइल को ही सब कुछ दे दिया। ये वो सेक्टर है जहाँ पे है और नज़र आ रहा है कि यहाँ से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। आपने हमें बिल्कुल ही इग्नोर किया। फिर हमें फेडरेशन के प्रेसिडेंट जुबैर साहब ने हमें ये यकीन दानी कराई कि जो बजट आएगा इसमें हम आपको जो है बेनिफिट कराएंगे। इसलिए कि मेरी बात सागदार साहब से हुई थी, मैंने उनको पूरा ब्रीफ किया फ्रूट एंड वेजिटेबल के बारे में। फिर उन्होंने कहा कि जी वो फेडरेशन भी तशरीफ़ लाए थे 2 महीने पहले, तो उन्होंने ये ब्रीफिंग दी थी, तो हमें ये बताया गया कि आपका बजट में आएगा। अनफॉर्चुनेटली आ गया बजट। अब बताइए आप, वही साहब बजट आया, बजट आने के बाद अब आप क्या कहते हैं, क्या इसमें कोई इंसेंटिव रखा गया हॉर्टिकल्चर के लिए? देखिए, बजट में हमने 2 चीज़ें मांगी थी। एक हमने चीज़ मांगी थी कि जी इनवाइस वैल्यू पे आप हमें 7% जो है इंसेंटिव दें। अगर आप हमें ये देंगे 7%, तो डेफिनेटली हमें एक्सपोर्टर को डायरेक्ट नहीं आना था, वो हमने प्रोडक्ट के ऊपर डेवलपमेंट करनी थी उसके ऊपर। उससे क्या होता, हमने उनसे ये किया था कि अगले 2 साल में हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $1 अरब पे ले जाएंगे। और अभी तक सिर्फ 3 ही जो सेक्टर हैं जो अभी $1 अरब तक है। हमने 2 सेक्टर हैं, और हमने कहा कि हम तीसरे सेक्टर ये क्लब ज्वाइन कर सकेंगे $1 बिलियन में। मगर हमने एक तो ये बोला गया इंसेंटिव दे हमें 7% वैल्यू पे। दूसरा हमने कहा कि जो हमारी जो पेमेंट्स आती है, जो हमारी पेमेंट होल्डिंग टैक्स कटता है 1% C&F पे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको FOB में काटें। उसका मेन वजह ये है कि जो हमारा पेरिशेबल जो आइटम है ज़्यादा बाय सी जो जाता है रेफर कंटेनर्स में, उसके जो फ्रेट बहुत हाई है। दूसरा बाय एयर जाता है। मैं आपको मिसाल दूं, अभी यूके की जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं वो 178 रुपीज़ पर केजी, मैंगो की प्राइस 100 रुपीज़ है, और जो फ्रेड है वो तो हमने कहा कि जो होल्डिंग टैक्स जो काट रहे हैं वो FOB में काटें, तो उससे भी जो हमें एक रिलीफ मिलेगा। क्या रिजल्ट क्या आया, क्या नतीजा? कोई हमने लेटर्स भी हमने भेज चुके हैं, अभी तक खैर उसका कोई जवाब नहीं आया। बात ये है कि मुझे ये नहीं समझ आता, जो एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर हॉर्टिकल्चर है, इसको तवज्जो अगर नहीं देंगे, आने वाले सालों में
हम ये समझते हैं कि आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से मौसम बदल रहा है। और अभी आप देखें, आपको हाल ही के अंदर मैं आपको मिसाल दूं मैंगो के ऊपर, अभी हमारा इस साल जो मैंगो कम से कम मैं ये समझता हूँ 50% से ज़्यादा डैमेज हो चुका है। खासकर पंजाब की क्रॉप अभी तक 65% टू 70% जो बता रहे हैं कि 0.5% डैमेज हो गया। उसका मेन रीज़न ही ग्लोबल वार्मिंग है कि आपकी जो सर्दियां देर तक रही और जब सर्दियों के बाद जब गर्मी आई तो उसका जो टेम्परेचर एकदम शूट अप हुआ है। और उस तीसरी जो वजह है पानी ना मिलने की वजह से, तो आपके तीनों इम्पैक्ट आए। पानी तो खैर गवर्नमेंट का काम था कि वो पानी दे, मगर मौसम इधर फिर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो फिर काम आता है इस तरह की जब सिचुएशन हो, सूरत हाल हो, प्रोडक्शन भी सही हो रही हो, और फिर ये ग्लोबल वार्मिंग की आप जब बात करें इस तरह की चीज़ों के लिए क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी लेकर आएँ जिसके तहत उसको आप प्रिजर्व कर सकें? देखें, टेक्नोलॉजी मैं आपको मिसाल दूँ, हमारे आप काफ़ी जो हमारे पास कीनू के अंदर ज़ालाबारी हुई पिछले सीज़न में कम से कम 20 अरब डॉलर का, जिसमें किसानों का, आड़तियों का, व्यापारियों का, एक्सपोर्टरों का नुकसान हुआ उसके अंदर। बात यह है कि वो नुकसान हम बचा सकते थे, इसलिए कि टेक्नोलॉजी मौजूद है ज़ालाबारी के लिए। टेक्नोलॉजी वो इंटरनेशनली मौजूद है और हमने गवर्नमेंट को कहा कि टेक्नोलॉजी लगाएं। अगर वो टेक्नोलॉजी हम उसके ऊपर, मैं मिसाल दूं आपको कीनू के ऊपर, अगर उसके ऊपर हमारी 2 अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट होती है, मगर हर साल में अगर आपके 15 से 20 अरब पैसे वो बच तो जाते हैं, तो कोई मायने ही नहीं रखती, तो कुछ भी नहीं है। मतलब कि ये चीज़ें, टेक्नोलॉजी तो इंटरनेशनली मौजूद है, मगर हम उसको कब करेंगे? इसलिए ग्रोवर तो वो नहीं लगा सकता टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपेंस। अच्छा, वो इतनी महंगी भी नहीं है कि हम वो जो मैं पिछले इसी साल फरवरी में जो बर्लिन में हमारा एक फेयर होता है फ्रूट लॉजिस्टिक का, उसमें मैं गया था और मैंने जाकर टेक्नोलॉजी पे भी किया और उनसे पूछा भी। वो जो प्राइस थी कम से कम 1 लाख यूरो की थी, जिसके अंदर आप 2 मशीनें थी। एक मशीन जो है 200 किलोमीटर कवर करती थी, दूसरी जो मशीन थी ये जो मशीन थी 65,000 यूरो की थी, जो दूसरी थी 35,000 यूरो की, वो जो आपके 200 एकड़ को कवर करती थी। मैं समझता हूँ जो टेक्नोलॉजी अगर आप पाकिस्तान लेके आते, फिर आप अपने यहाँ डिपार्टमेंट्स को देते हैं, इंजीनियर्स उनको, इसको आप लोकली बनाएं तो उसकी कॉस्ट भी कम आती है। मैं समझता वो इंकलाब आता सेक्टर में, वो सिर्फ कीनू के लिए नहीं, इसलिए कि ज़ालाबारी इस बार आम में भी आई तो वो हमारी और दूसरे क्रॉप के लिए भी वो सेफ होता। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर टेक्नोलॉजी हो पाकिस्तान के अंदर, तो जो अरबों रुपए का हर साल पाकिस्तान को नुकसान होता है उससे बचत होगी और हमारा किसान महफूज रहेगा इससे। और ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में चल रही है, व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? और जबकि आपने कहा इतनी उसकी कॉस्ट भी नहीं है उस लिहाज से देखा जाए जहाँ पे आप नुकसान इतना बड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं। वही साहब, अभी मैं आपसे मैंगो पे ख़ास तौर से बात करूँगी इस वक्त, क्योंकि सीज़न भी है मैंगो का और हमें मार्केट में हर जगह नज़र भी आ रहा है। उससे बात करते हैं। जिस तरह आपने मैंगो पल्प को के बारे में बताया कि अब आप लेकर आए और सामने इंट्रोड्यूस कराया, तो देखें हर जगह नज़र आ रहा है। अब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप। वही साहब बात करूँगी ज़रा मैं, इसलिए कि जो मैंने खुद देखा मार्केट में, एप्पल की बात करूँगी, सेब की। एक वक्त होता था पाकिस्तान का सेब हर तरफ मशहूर था और आप इसकी एक्सपोर्ट भी बहुत होती थी, लेकिन इस वक्त मैं पाकिस्तान में जो देख रही हूँ तकरीबन 3-4 महीने, अगर इसे कहूँ तो गलत नहीं होगा, न्यूजीलैंड का है या फिर यूएसए का हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का सेब कहाँ है? क्या उसकी प्रोडक्शन नहीं हुई या क्या? असल में जो हमारा जो एप्पल है मेनली जो है वो बलूचिस्तान से आता है और काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन आई है कि काफ़ी दरख्त कट चुके हैं, क्योंकि उनको जो सबसे बड़ा क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा और पानी के अलावा उनको जो है उनकी जो गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं कर रही, तो वो जब ज़ाहिरी बात है जब दरख्त कटे तो उसकी प्रोडक्शन कम हुई। जब प्रोडक्शन कम हुई तो वो इम्पैक्ट लोकली है। आपकी पॉपुलेशन तो हर साल बढ़ रही है मगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, तो उसकी वजह एक वक्त था कि हम एप्पल एक्सपोर्ट भी करते थे, हम एक्सपोर्ट से बाहर हो गए। अब एप्पल जो वैरायटी, वही मैंने आपको बताया रिसर्च डेवलपमेंट, जो आपने न्यूजीलैंड की बात की है, जो एप्पल आ रहे हैं चाइना से आ रहा है, वाई नॉट पाकिस्तान प्रोड्यूस कर सकें? पाकिस्तान कर सकता है, उसके बाद क्लाइमेट है, उसके बाद जगह है। बात है कि वो किसानों को आप बताइए ना कि ये वैरायटी आप ग्रो करें। वाई हम न्यूजीलैंड से मंगाते हैं? मैं तो कहता हूँ, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, एक वक्त था एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट हम इंपोर्ट करते थे, और आज हमने बंद किया, आज एक्सपोर्ट करें। हम ये वापस बंद करें और इतनी प्रोडक्शन करें कि हम लोकली भी दें और इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी करें। टेक्नोलॉजी है जिसको आप लेकर आए, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया, तो उसके बाद ही आप इसका देखिए जी, मैं टेक्नोलॉजी ले आया हूँ। अगर इस तरह के हालात रहे आने वाले दिनों में, तो मैं समझता हूँ फिर मैं एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट भी नहीं बना सकूँगा, क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा। जब रॉ मटेरियल नहीं होगा तो मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकूँगा।
तो मैं तो ये बात करता हूँ कि जब तक हमारी पास हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने क्या करना है, दो चीज़ें, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है उसको बेहतर करना, उसकी हील बढ़ानी है, जो पाकिस्तान में उग नहीं रही वैरायटीज़ उसको हमने इंट्रोड्यूस कराना है पाकिस्तान में। जिस तरह सेब हो गया, जिस तरह हम ऑरेंज इजिप्ट से आ रहा है, हमारे पास साउथ अफ्रीका से आ रहा है, पाकिस्तान में इसको हम उगाएं, क्यों नहीं उगा सकते? पाकिस्तान में उगाएं। केला है, केला पाकिस्तान में जो प्रॉपर इंटरनेशनली मार्केट में आ रहा है वो पाकिस्तान में उगाएं। देखिए मैं कहता हूँ केला आपके 3 सालों के अंदर $1 अरब की मार्केट बन सकती है, क्योंकि अगर आप सराउंडिंग के अंदर देखें केला कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा, खासकर मिडिल ईस्ट की मैं बात करूंगा, मिडिल ईस्ट में कोई आपका केला प्रोड्यूस नहीं कर रहा, और अभी आपके पास सीपैक बनेगा, आपके पास मौका है। सीपैक पे मैं आऊंगी आपसे वही सब जरूर, कि मैंने उसके सिलसिले में भी अभी पढ़ रही थी कि काफी उससे भी सपोर्ट मिलने वाली है, एक्सपोर्ट को खास तौर से। मैं वही कह रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन के सिलसिले में सारा, अगर सीपैक भी हमारे पास आएगा तो हमारे पास CIS कंट्रीज मिलेगी, रशिया मिलेगा, तो वहाँ भी केला प्रोड्यूस नहीं होता, तो इस वक्त केले की मार्केट है। सोचा जाए कि ये प्रोडक्शन की जाए और जो है ना केले की जो प्रोडक्शन है वो 18 से 2 साल के अंदर हो जाती है। ये नहीं कि हमें इसको 5 साल के लिए रुकना पड़ेगा। बात ये है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब वक्त करीब आ जाए, जब फसलें तबाह हो जाए, फिर हम खड़े होंगे, फिर हम उसको ना मैनेज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये कोई मशीन नहीं है कि मैं नट ले आऊँ या कोई मशीन ले आऊँ उसके साथ ऐड कर दूँ तो मेरा जो प्लांट चलने लग जाएगा। ये तो एक कुदरती है प्रोसेस है, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 5 साल में। तो अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो आने वाले दिनों में हम बहुत बड़ी ट्रबल में होगी। अगर आप FAO की रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और 2050 के अंदर ये बताया कि पाकिस्तान से बिल्कुल ही एग्रीकल्चर मुल्क ही नहीं आ रहा, और जो हमारे पड़ोसी और दूसरे मुल्क का भी ये बताया गया कि मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, मगर दूसरे मुल्क ने अपनी प्रैक्टिसेस बदली और जो मौसम बदल रहा है उसमें भी वो अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ों को। तो हम लोग कब करेंगे? जब हम तबाह पूरे हो जाएंगे फिर करेंगे। अगर हमारे पास इम्पोर्ट प्याज और आलू आना शुरू हो जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ जितनी गरीब आबादी है वो किस तरह अफोर्ड करेंगे। भाई साहब, इस वक्त मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त हम क्या सबसे अच्छी प्रोडक्शन किसकी जा रही है? मैंगो की अभी आपने बताया, मैंगो की तो इस वक्त सूरत है जो आपने बताई कि 50% तो हमने इसके प्रोडक्शन को हुआ और सब डैमेज हो गया। देखिए मैं ज़रा सा मैंगो के बारे में बताऊं। पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन है 18 लाख टन। जो मेन जो शेयर है वो पंजाब का, बिल्कुल 70%। तो कहते हैं कि भाई वो पंजाब जो है फ्रूट ऑफ बास्केट है। जी हाँ, 70% जो शेयर है मैंगो का पंजाब में, 29% सिंध का है, 1% जो है खैबर पख्तूनख्वा। सीज़न आपका सिंध से शुरू होता है। पाकिस्तान में 150 वैरायटीज़ हैं मैंगो की, और हम जो एक्सपोर्ट करते हैं 10 वैरायटी, जिसका मैं नाम भी आपको बताता हूँ। सिंदड़ी है, चौंसे में भी 3 किस्में हमारे पास, मौसमी चौंसा है, काला चौंसा है, सफ़ेद चौंसा है, सुनहरा है, फजरी है, बैगन फली है, और केसर है, और आम जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और 150 वैरायटी हैं। 150 वैरायटी में से सिर्फ 10 क्यों एक्सपोर्ट करना? असल में बाकी जो वैरायटीज़ हैं वो इस काबिल नहीं है कि उन्हें एक्सपोर्ट किया जाए? एक्चुअली काबिल तो है, मगर उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है। आप देखें जो चीज़ एक्सपोर्ट होती है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। हमें तो मार्केट में इतनी वैरायटीज़ नहीं नज़र आती। हमें तो ये चंद नाम जिस तरह आपने बताया, 10 में से भी 7 नाम आते होंगे तो बाकी 3 नहीं पता। असल में जो सुनहरा, फजरी, बैगन फली जो है एक्सपोर्ट का, वो लोकल कोई पसंद ही नहीं करता उसको, इसलिए कि वो इतना मीठा नहीं है, उसके अंदर जो फाइबर है वो ज़्यादा है, तो लोग उसको पसंद नहीं करते, एक्सपोर्ट ही। देखें कुछ ऐसे मुल्क हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या पाकिस्तान में ज़्यादा लोग देखें सिंदड़ी पसंद करते हैं, चौंसा पसंद करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगा वो आंध्र रटोल करते हैं, मगर उसकी प्रोडक्शन कम है। मैं कहूँगा किंग ऑफ फ्रूट का है ही हमारा मैंगो। हम वी आर वेरी प्राउड। मैं तो ये कहीं भी इंटरनेशनली जाता हूं तो हम लोग अपनी जो ब्रांडिंग करते हैं मैंगो की, हम ये चाहते हैं कि आने वाले सालों में जब मैंगो की बात हो तो पाकिस्तान का नाम आए। इसलिए पाकिस्तान दुनिया में 6ठे नंबर पर प्रोडक्शन में और 4थे नंबर में वो एक्सपोर्ट पे आ गया, और हमारा जो टारगेट है आने वाले सालों में कि इसको हम नंबर 1 करें एक्सपोर्ट के अंदर। बहुत अच्छी आपने बात की कि टारगेट, जाहिर बात है आप टारगेट अपना ऊपर रखेंगे तो जब भी आप पहुँच सकेंगे उस तक। मुझे आपसे ये जानना है कि हम कब तक आप समझते हैं कि हम नंबर 1 पे जा सकते हैं, और ऐसी क्या चीज़ आप लेके आए, क्या चेंजेस लेके आए प्रोडक्शन में जो आज हम इस जगह पे हैं कि हम नंबर 4 आपने कहा, 6 अभी आपने देखें एक्सपोर्ट में नंबर 4 में है हम। हाँ। और 6 नंबर प्रोडक्शन के अंदर है। अभी मैं इससे मज़ीद आपसे बात करूँगी कि मैंगो का सीज़न भी है, और अभी हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, और हुकूमत आपकी किस तरह हेल्प कर सकती है। बजट के मामले में तो आपने बता दिया कि आपके 2 पॉइंट्स थे, दोनों वहीं के वहीं रह गए जहाँ आप लोग खड़े थे, और बहुत अफसोस की बात है। अगर इस तरफ सोचा जाए तो मैं समझती हूँ कि जहाँ आपने कहा कि 2017 तक हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे, जब आपने बात की थी जाके मीटिंग, इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए।
जी जनाब, ब्रेक से आगे वापस, और फ्रूट्स की जब बात हो रही है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात हो रही है, उसमें हम वेजेस की भी बात करेंगे। वहीद साहब हमारे साथ हैं, वहीद अहमद साहब, पैटर्न इन चीफ ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट्स एसोसिएशन, यूँ लंबी लाइन था। वही साहब, ब्रेक से पहले मैं बात करी थी आपसे मैंगो पे, अभी मैं मैंगो के एक्सपोर्ट पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि भाई इतनी हमारी उसकी डिमांड है और इस सबसे अच्छा हमारा मैंगो है, और आगे चल के अगर हम इसके ऊपर काम करें तो कहाँ से कहाँ हम पहुँच सकते हैं, नंबर 1 पे भी आ सकते हैं। डिटेल बताएं थोड़ी कि किस तरीके से, क्या है, कौन सी हर्डल्स आ रही हैं, क्या वजह है जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो हमें जहाँ पे खड़े होना चाहिए। देखिए, हमने इन 4 सालों के अंदर बड़ी मुल्कों की एक्सपोर्ट खुलाई। जापान की हमने काम किया, वो एक्सपोर्ट खुल गई। सबसे बड़ी मार्केट बड़ी नहीं है, मगर वैल्यू वाइज 1 केजी आप वहाँ से फैच $6 भी कर सकते हैं, $6 से $8। हमने साउथ कोरिया खोली मार्केट, हमने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लबनान, ईरान, ये मार्केट है हमारी एसोसिएशन ने काम करके गवर्नमेंट के साथ मिलके ये ओपन कराई। बात ये कि अब यहाँ जो है ना, ये मुल्क ये आपको वैल्यू देते हैं। अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी है कि जो प्रोडक्ट का अपीयरेंस है ना, वो अच्छा करना है। असल में हमारे यहाँ ना लोग कहते हैं आम अच्छा, मगर दूसरे जब मुल्कों में जाता हूँ वो आम को नहीं, पहले ना उसकी शक्ल देखते हैं, फिर सेकंड उसका टेस्ट होता है। तो उसकी पैकेजिंग अच्छी करने की जरूरत है। पैकेजिंग तो हमारी माशाल्लाह बहुत इम्प्रूव हुई है, सेक्टर ने बहुत इम्प्रूव किया, मगर अपीयरेंस करना है, वो हमने ग्रोअर को बताना है कि हमने ये भी बताया कि अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे, मार्केट से आपको 50% ज़्यादा प्राइस देंगे, इंसेंटिव देंगे ग्रो को। क्वालिटी फील हो जाए कि क्या क्वालिटी। देखिए, जब क्वालिटी बेहतर होगी, जो वैरायटीज़ के ऊपर हम काम करें प्रोडक्शन, तो उससे क्या होगा, हम एक्सपोर्ट देखें। पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा बेनिफिट किया है, हमारे पास जो विंडो है 2 महीने की, जुलाई और अगस्त, और दुनिया में आम बहुत कम है उस टाइम पे, पाकिस्तान में ज़्यादा है, और पाकिस्तान को वो विंडो मिली है 2 महीने की, तो आप अपनी जो एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं उन 2 महीने के अंदर। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो है, मगर हमें प्रोडक्ट को सही तरह डेवलप करना है। आज पाकिस्तान में मैं ये कहूँगा 2014 में हमें यूरोपियन यूनियन यूके ने एक थ्रेट दिया था, इसलिए कि उस वक्त इंडियन मैंगो बैन हो गया था, मगर पाकिस्तानी को भी थ्रेट था कि बैन कर देंगे, मगर उस वक्त हमारे इसलिए कि फ्रूट फ्लाइज के इशू थे और एमरएल के, तो हमने फ़ौरन उसको हल किया। तो उस टाइम पे हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 2 हॉट वाटर ट्रीटमेंट थे। माशाल्लाह आज सेक्टर ने, इंडस्ट्री ने 29 हॉट वाटर ट्रीटमेंट पूरे पाकिस्तान में लगा लिए। तो ये एक इनकलाब, और पाकिस्तान के एक्सपोर्टरों ने और कुछ ग्रोअरों ने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है, और अरब जो है लाखों करोड़ों रुपए लोगों ने इन्वेस्ट किया है, एक्सपोर्टरों ने, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने, अपने पैक हाउसेस को। ये सब हुआ क्या, ये आप लोगों के फेडरेशंस के थ्रू हुआ, ये आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किया, या क्या, किस तरह आप लोगों दूसरे ममालिक में जाके आप लोगों ने बात एक एसोसिएशन का काम है कि अपना जो विजन है वो एक्सपोर्टरों को बताएं, और उस वक्त हमारे ऊपर ऐसे चीज़ें, यूरोपियन यूनियन थ्रेट इतने आ गए थे यूके कि हमारे 20,000 एक्सपोर्ट जो टन होती है वो ख़तरे में आ गई थी। तो हमारी जो 2014 के अंदर एक्सपोर्ट 3,000 टन पे आ गए थे हम लोग, 15 में 5,000 पे आए, पिछले साल हम 12,000 पे चले गए। अब देखें, पहले हमने अपने आप को बेहतर किया, कम कर दिया, हमने बोला एक्सपोर्ट कम कर लें, बैन ना कराएं अपने आप को, इसलिए कि पाकिस्तानी स्टेज में बैन हो गया ना, तो शायद 10 सालों में भी ना खुले, इसलिए कि सी फूड का एक एग्जाम्पल ऑलरेडी मौजूद है। तो हमने कहा है हम एक्सपोर्ट को कम कर लेंगे, मगर बैन नहीं होने देंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये हुई कि हमने वक्त के साथ एक्सपोर्ट को बढ़ाया यूरोप और यूके के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने फिर 12,000 टन पे गए, और इस साल इंशाल्लाह ताला, और हमारा जो टारगेट है खासकर यूरोपियन यूनियन यूके के अंदर, जो हमारे ट्रेडिशन जो एक्सपोर्ट है ना, ट्रेडिशनली जो हम कर रहे हैं एथनिक कम्युनिटी को, उससे हट के हम जो है ना आप सुपरमार्केट्स की तरफ भी चले गए। तो उससे क्या होगा, आपकी जो है एक्सेस जो है वहाँ के, लाइक मैं ये कहूँगा जो वहाँ का जो प्रॉपर लोकल जो लोग हैं, अगर वहाँ तक पहुँचेगा। देखिए, मैं मिसाल दूं कि अपने एक्सपोर्टरों को भी एक ही बात करता हूं, अगर आप किसी मुल्क में काम करते हैं, अगर फ्रांस में काम करते हैं, तो फ्रेंच से काम करें। क्यों फ्रेंच से काम करें कि आज वो 300 केजी लेगा, मगर अगले 5 साल में ये 3,000 टन पे आ जाएगा, क्योंकि वो अपने लोगों को टारगेट करेगा, इसलिए कि पॉपुलेशन ही वही ज़्यादा है। बिल्कुल, तो और हर जगह ये है कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है कम होने के बजाय। वही साहब, जब एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज़, चाहे आप वो फ्रूट्स ले लें या वेजिटेबल्स ले लें, इस वक्त मैंगो की सबसे बड़ी आपने कहा डिमांड भी है और सीज़न भी है, तो उसमें मेन चीज़ जो आती है एक्सपोर्ट करने में, वो मैं बात करना चाह रही हूँ एयरलाइंस की, फ्रेट की बात करना चाह रही हूँ कि क्यों इतना हाई है। उसमें आपको
क्यों उसको कम नहीं किया जाता? क्योंकि एक तो टाइम है ना, ये तो एक्सपोर्ट बढ़ाने का, एक्सपोर्ट कर रहे हैं जब आप, तो इससे बराह रास्त आपका ताल्लुक है, तो क्या कहेंगे इस पर? ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। थैंक यू। और जो हमारा जो एयरलाइन का जो सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारा लंदन का जो फ्रेट है, जो इंटरनेशनल एयरलाइन जो यहाँ पे जो अरब की इंटरनेशनल एयरलाइन जो यहाँ आ रही पाकिस्तान में जी, हमें पर केजी 178 रुपीज़ केजी चार्ज कर रहे हैं। और यही मैंगो जो इंडिया से चल रहा है पर केजी, और हमसे पीछे है, माइल्स में ज़्यादा है लंदन में, और कराची करीब है, और वहाँ पे 120 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं पाकिस्तानी रुपीज़ पर केजी। रीज़न क्या है इसकी? देखें जी, अब मैं ये समझता हूँ कि एक इंडियन लॉबिंग है ये, क्योंकि जो इंटरनेशनल एयरलाइन है उसमें जो ज़्यादा हेड्स हैं वो इंडियंस हैं। मैं आपको ये मिसाल दूँ कि मिसाल के ये हकीकत है, नज़र आ गई वजह, तो फिर वजह देखें, हकीकत ये है कि मगर हमने ये CCP के ऊपर एक्शन ले चुके हैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर, और उनका जवाब भी आ चुका है। हमसे और चीज़ें मांगी, हमने उनको वो जवाब भी दे दिए प्रूफ के साथ, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में ये जो एयरलाइन की जो मोनोपोली है इंशाल्लाह पाकिस्तान से ख़त्म करेंगे। हमसे दो काम कराते हैं, एक तो एयरलाइन का फ्रेट, और हमसे एक अमेंडमेंट साइन कराते हैं कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट अगर डैमेज होता है या कुछ होता है उसके हम जिम्मेदार नहीं लेते। तो ये कोई चीज़ इंडिया में अप्लाई नहीं होती। अच्छा, जो मैंने जो एक रिसर्च की, क्यों ये वजह कि हमारा फ्रेट हाई और इंडिया का कम क्यों है, इसलिए कि इंडियन जो मैंगो है लोकली इंडिया के अंदर वो महंगा है, और पाकिस्तानी की प्राइस कम है कंपेयर टू इंडियन मैंगो लोकली। मगर एयरलाइंस का फ्रेट इसलिए वहाँ कम है क्योंकि वो बेनिफिट देना चाहते हैं इंडियन आर्म को, क्योंकि जब इंडियन आर्म इंटरनेशनल मार्केट आएगी, जब हमारा कंपटीशन होगा तो हम फ्रेट की तरफ से ऊपर चले जाएंगे। तो इसका मतलब कि इसके पीछे क्या है, लॉबिंग ही है ना कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को करना। और हमारे तो CPEC के बाद तो मेरा ख्याल है दुनिया में दुश्मन ज़्यादा ही बढ़ गए पाकिस्तान के, एक अकेले ही हम रह गए। CPEC पे ही हैं हर एक की, बिल्कुल हर एक की नजरें, तरक्की हम किसी को बर्दाश्त नहीं है। तो बात ये है कि अगर हम तरक्की करें, तकलीफ हमारे पड़ोसी मुल्कों को भी है, हर एक ये चाहता है कि इसी तरीके से इनको डैमेज करें। वही साहब, जब तो सॉरी आपकी बात काटनी पड़ी, जब तकलीफ किसी को होती है तो जब ही फिर आगे की तरफ बढ़ने का चांस भी होता है, और आपकी जो लगन होती है और ज़्यादा हो जाती है कि आपको पता चलता है कि जब ही वही आपकी कामयाबी का राज भी बनती है। तमाम तकलीफ़ें जो दूसरों को हो रही होती हैं, कहते हैं ना कि आप अगर ऊपर जा रहे हो, कोई आपसे जालिस हो रहा है, तो इसी वजह से कि आप ऊपर जा रहे हैं ना, तो यही रीज़न है शायद CPEC की जब आप मिसाल दे रहे हैं। थोड़ी सी बात पाकिस्तान की तरफ ज़रा सा आ जाते हैं। क्या बात है, हमेशा से फ्रूट प्राइजेस की जब बात करते हैं, या ये कहना चाहिए जबकि जिस तरह सब्ज़ी खाना ज़रूरी है इस तरह फ्रूट भी ज़रूरी है ना, और जब सीज़न है तो फिर उस वक्त उसकी प्राइस थोड़ी कम होनी चाहिए। लेकिन हमने यहाँ उलट ही देखा है, हमेशा जब सीज़न होता है तो और प्रोडक्शन हो रही थी उसकी प्राइस उतनी ही ज़्यादा होती है मार्केट में। क्या रीज़न है कि अभी आपने देखा पिछले दिनों बड़ा रमज़ान आया, रमज़ान के आते कहते हैं भाई महंगाई, और ख़ास तौर से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो बहुत महंगी हो जाती हैं, तो उसमें फ्रूट्स का जिक्र ज़्यादा करूँगी क्योंकि भाई लोग कहते हैं फ्रूट का इस्तेमाल बढ़ जाता है। क्या कितनी सदाकत है इसमें कि इस वक्त उसके रेट्स जो हैं फ्रूट्स के हाई, और फिर बाइकआउट करने की वजह भी यही थी? कोई फ़र्क पड़ा मार्केट पे इससे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो हम सोशल मीडिया के थ्रू हम तो बात करते हैं, हम देखते हैं। अब आप इस तरह मीडिया पर आकर बात करें तो असल में पहले तो मैं इसमें कुछ बताना चाहता हूँ। जब ये बाइकआउट हुआ तो मैंने भी पूरी रिसर्च की कि क्या वजह है इसके अंदर। जब मैंने ये देखा है जो हमारे होलसेल जो मंडियों में बिक रहा है और जो रिटेल में उसका प्राइस में बहुत फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। तकरीबन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने चेक किया था 75 रुपीज़ केजी होलसेल हो रहा था, और रिटेल में 125 से लेके 150 में हो रहा था। मैं ये समझता हूँ 40-50% इनका प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि इनकी मेहनत बहुत है, गरीब हैं, मगर 100% प्रॉफिट करना तो बहुत ही ज़्यादा है। तो मेन वजह ये है कि पीछे से सस्ता है और आगे में वो बढ़ा देते हैं, मगर उनका यही कहना हमेशा होता है कि पीछे वालों ने महंगा कर दिया, इसलिए कि मंडी में कौन जाएगा, ये वाली बात होती है, कौन जाएगा मंडी इतनी दूर है, सुपर हाईवे में कौन जाएगा जी, यहाँ रिटेल है। मगर बात ये है कि मैं ये समझता हूँ 50-60% जायज़ है, इनको प्रॉफिट होना चाहिए। सुबह बेचारे उठते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, और हमने बाइकआउट भी गरीब के लिए किया, रात में ही निकल जाते हैं शायद, गरीब के लिए क्या। मैं आपको बात ये कि इसका जो हल है ना क्या है,
मंडी का क्या काम है, मंडी में ऑक्शन होता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। डिमांड बढ़ेगी, जाहिर बात है प्राइस से ऊपर हो जाएगी लोकली। शायद बाइकआउट करने का मकसद भी यही था कि डिमांड कम होगी, तो डिमांड कम होगी तो फिर आप लेंगे तो फिर बढ़ जाएगी उसके अंदर। बात ये है कि मैंने वही आपको बात की है कि पाकिस्तान की आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करेंगे, हील बढ़ेगी, तो जब आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो भी इस तरह कम कीमत पे प्राइस कम मिलेगी। तो मैंने तो सोल्यूशन आपको दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही है, वो आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ाएगी, लोकली भी वो कम होगा। तो बात ये है कि मैं ये कहता हूँ कि चलें फ्रूट पे तो हमने बाइकआउट किया, फ्रूट तो ऐसी चीज़ है कि आपकी हेल्दी है चीज़, वो तो खाना चाहिए। आप मिठाई लेते हैं मेरा ख्याल है 700-800 रुपए केजी, आई डोंट नो, यही मैंने प्राइसेस हैं, वहाँ पे बाइकआउट नहीं किया। जो मिठाई की कोई पूछने वाला नहीं प्राइसेस क्या है, वो जो एक बॉक्स में ब्रांडिंग होता है जिसका दिल चाहता मिठाई लेता, और अनहेल्दी क्या फ़ायदा उसके अंदर। फ्रूट्स के अंदर तो माशाल्लाह इतने न्यूट्रिशन है, आपका फ़ायदा है उसके अंदर। और हम तो ऐसा पाकिस्तानी कौम, जो खासकर मैं कराची की बात कर रहा हूँ, तो फ्रूट लवर ही नहीं है जो होना चाहिए हमें। जिस तरीके से पंजाब में तो मैंने देखा है कि वो रेडी के पे खड़े हुए हैं, वहीं खाना शुरू कर दिया, कीनू या कोई भी फ्रूट्स, और उसके बाद जब उन्होंने खाया वहीं पे क्या एक लव। पता है कि फ्रूट्स हमारे बच्चों में इसलिए कि न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है, और ये एक नेचुरली है। आपने बात की भाई साहब कि यहाँ पे हम मिठाई में तो इतने पैसे दे देते हैं, लेकिन अब वो 150 रुपये आप पर केजी आई थिंक वहाँ बाइकआउट कर दिया हमने। चीनी के ऊपर नहीं किया हमने, दूसरी चीज़ों में नहीं किया, मगर जहाँ पे गरीब है वहाँ पे देखें, मैं उसके हक में हूँ, जहाँ नाजायज़ है वो होना चाहिए। मगर बात ये है कि कभी हम ये भी देखते हैं कि यार ये देखें क्या इसका रेडी में काम कर रहा है बेचारा। आप देखें ना पाकिस्तान में सिस्टम किधर है, अगर इनको आप ख़त्म कर देंगे तो पाकिस्तान में फ्रूट कहाँ बिकेगा, फिर कैसे होगा। और हमारे यहाँ तो शुरू से यही सिस्टम चला आ रहा है। उसके अच्छा, जो मेन वजह ये है कि अगर आप बाइकआउट करते हैं, अगर किसान को पैसे नहीं मिलते, वो किसान तो अगले साल वो प्रोडक्शन नहीं लगाएगा। अगर प्रोडक्शन नहीं लगाए तो इसका मतलब मार्केट में और जो सप्लाई और कम हो जाएगी, इसका मतलब और रेट बढ़ जाएंगे। तो ये तो मैं कहता हूँ ये तो खतरे की तरफ जा रहे हैं अब लोग। बिल्कुल भाई साहब, अभी जब मैं आपसे बात करूँ फ्रूट्स के बारे में, आपसे जानना चाहूँ, और आप मेरी भी नॉलेज के लिए और हमारे जिस वक्त नाजरीन आपको देख रहे हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सीजनल फ्रूट की तो डिमांड होती है। चलें अभी सीज़न है मैंगो का तो डिमांड है, और अगर आप सर्दियों की बात करें तो किन्नू की डिमांड होती है। वैसे कौन से प्रोडक्शन किस फ्रूट की सबसे ज़्यादा इस वक्त है, और उसको किया जा सकता है बेहतर से बेहतर? देखें, पाकिस्तान के जो मेन प्रोडक्ट है ना फ्रूट्स के अंदर, वो मैंगो है, कीनू है, और जो वेजिटेबल्स में मेन है अनियन, प्याज और आलू है। उसके अलावा जो फ्रूट्स में देखें बेहतर पीचेस हो सकते हैं, अमरूद हो सकता है, चेरी हो सकता है, स्ट्रॉबेरी हो सकती है, और अगर हम वैरायटियों पे काम करें नई वो उगाएं, हम ऑरेंजेस उगाएं। सिट्रस के अंदर कीनू पे ही हमने सिर्फ डिपेंड किया हुआ है, हम और वैरायटियों में काम कर रहे हैं। देखिए कीनू सिर्फ हमारे पास 3 महीने का सीज़न है सिट्रस का। मैं कहता हूँ कि ये 3 महीने का नहीं, 8 महीने का हो, इसमें अर्ली वैरायटीज़ हो और लेट वैरायटीज़। जिससे हमारा सीज़न दिसंबर में शुरू होता है और मार्च में ख़त्म हो जाता है। हमारी कोशिश है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ कि हम इसको अक्टूबर में शुरू करें और मई तक लेके जाएं। दुनिया यहाँ पहुँच गई है। मैं 2001 में जब जकार्ता गया था तो हमारा जो कंपटीशन था वो चाइना के साथ था। उस वक्त उनकी एक वैरायटी थी लोकम, और हमारा कीनू था। उनके साथ टफ कंपटीशन हम देते थे उनको। आज 2017 में वो लोकम नहीं, उनके पास 8 वैरायटीज़ उन्होंने और न्यू इंट्रोड्यूस कराई। और हम वहीं के वहीं हैं, हम वहाँ पे नहीं, बस हो गए। कीनू की जो क्वालिटी है वो हर साल नीचे की तरफ जा रही है, और वो वजह यही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं। और मुझे जो ये नज़र आ रहा है कि जो आने वाले सालों के अंदर देखें हमारा क्या कीनू बताऊं क्यों बिकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि वो सस्ता है। आज इजिप्ट, मोरक्को, टर्की जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट में उनके साथ कंपटीशन है, उनका प्रोडक्ट महंगा है, मगर आज उनका प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आ गई है। इस साल जो सीज़न गुजरा है उनकी प्राइसें कम थी, लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में बीज बहुत हैं, सीड्स बहुत हैं, और वो सीडलेस हैं। तो बात ये कि आहिस्ता आहिस्ता की तरफ उस तरफ जा रहे हैं कि लोगों को जाहिर बात है क्वालिटी भी चाहिए। देखें कीनू इसलिए खाया ज़्यादा सस्ता था, जब प्राइस का इतना बड़ा फ़र्क नहीं रहेगा तो कीनू तो आप आउट हो जाएंगे। आपकी रशिया बहुत बड़ी मार्केट है, मैं कहूँगा कीनू में नंबर 1 है। आज एक्सपोर्टरों में जो मैं समझता हूँ कम से कम अभी तक जो खबरें आ रही है, कम से कम 35 से 40 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया एक्सपोर्टरों को। और अभी जिस तरह आपने जिक्र किया, जब हम वहाँ पे किन्नू के उस मामले में और वर्स्ट हो गए, लेकिन चाइना ने और वैरायटीज़ बना ली, और 8 आपने कहा कि उसमें वैरायटीज़ हो गई। शायद यही वजह है कि अभी हम जब सर्दियों में हमें वो मेलन तक नज़र आता है,
कि दूसरे ममालिक से ज़ाहिर बात है यहाँ पे जो है इम्पोर्ट होके आ रहा है, वरना एक था कि भाई ये गर्मी का ही सीज़न में जो है वाटरमेलन और मेलन हमें नज़र आता है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन इस वक्त मैंने सारी सर्दियों देखा, वही सब इसकी यही वजह थी कि दूसरी जगह से ये इम्पोर्ट होके आ रहे थे। देखिए इम्पोर्ट भी, और हमने काफ़ी ग्रोवर को और अपने जो एक्सपोर्टरों को अवेयरनेस दी है कि आप इसको उगाएं, सीड ले पाकिस्तान। देखिए हम जितना हमारे अंदर पाकिस्तान का अपना भी पाकिस्तान का भी है, प्रोडक्शन का है, कुछ अफगानिस्तान से भी आता है, ईरान से भी आता है, ईरान से भी है। देखे ना, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी इंपोर्ट कम से कम हो और पाकिस्तान में प्रोडक्शन बढ़े। बात ये है कि कुछ हमारे मसले है कि ईरान का प्रोडक्ट इधर आ रहा है पाकिस्तान में। आपने कहा उस वक्त में आपने एप्पल की बात की थी। जी। आप ईरान के प्रोडक्ट का तो बंद करें ना, वो हमारे लोकल प्रोडक्ट को भी नुकसान दे रहा है। जब ईरानी प्रोडक्ट आता है ड्यूटी पे नहीं होता, क्वारंटाइन के बगैर आता है, ड्यूटी कुछ स्मगलिंग होके आता है, तो उसको कंट्रोल करें। अगर हम एक्सपोर्ट ईरान में करते हैं तो हमसे क्वारंटाइन सर्टिफिकेट मांगते हैं कि जिसको ट्रीटमेंट करें, और यहाँ पे कुछ उनसे सवाल कुछ भी नहीं, क्वालिटी भी वही क्लास 2 की आ रही है। आपने बड़ा सही कहा था प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि महानूर इस पे तो इतनी बात होगी कि शायद आपको पता नहीं कितने प्रोग्राम्स करने पड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपने जिक्र किया था ब्रेक में मुझसे, मैं बस उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या कब आप लोग करने वाले हैं? देखिए हमारा ये विजन है कि हम कॉन्फ्रेंस कराएं, और हमारा ये कोशिश है कि हम हर सूबे में जाएं, हर स्टेक होल्डर को, सेक्रेटरी, जितने भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ग्रोवर एसोसिएशंस और जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं, सबको लेके साथ चलें। और हमारा प्लान है कि रमज़ानों के बाद हमने बलूचिस्तान से शुरू करना है, फिर सिंध, फिर पंजाब, फिर खैबर पख्तूनख्वा, फिर गिलगित, यहाँ सब जगह जाएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। और हमारी कोशिश है कि कॉन्फ्रेंस जो है इस साल या अगले साल इसको कराएं, और उसके बाद 2 दिन की कॉन्फ्रेंस कराएं, और उसके अंदर हम ये बताएं कि पाकिस्तान आज कहाँ है और अगले 10 सालों में हमने क्या स्ट्रेटजी करनी है, क्या रोड मैप चाहिए। और मेरी ये कोशिश होगी कि हर इलेक्शन आने वाले हैं, हर जो पार्टी मैनिफेस्टो में अपना देती है, तो मैं वो कोशिश करके कि अपने मैनिफेस्टो में ये डाली है कि हम ये काम करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो काम अगर पॉजिटिव वे में होता है और हमारा रोड मैप बन जाता है, पूरे चीज़ें हो जाती है, मैं समझता हूँ फिर पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर एक बहुत बड़ा मुस्तकबिल है, जो मैं ये चाहता हूँ, ब्राइट फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर मैं ये चाहता हूँ। जो दूसरे बड़े ग्रुप्स हैं टेक्सटाइल के और जो अदर ग्रुप्स हैं, मैं कहता हूँ यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है, इस सेक्टर में आप तवज्जो दें। मैं समझता हूँ क्योंकि आपके आने वाले सालों में दुनिया में फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, और फूड की हर वक्त डिमांड रहेगी। फैशन आज है, कल नहीं है। सही। और सबसे बड़ी बात कि प्रोडक्शन जो है कम हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी डिमांड को देखें। बहुत शुक्रिया वहीद अहमद साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। और यहाँ पे मैं नाज़रीन को ये कहूँगी कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर पर जब हमने बात की तो वही साहब की ये बात सबसे ज़्यादा अहम है कि इस वक्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दी जाए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इनका आइडिया है वो अल्लाह करे कि कामयाब रहे, और जब कामयाब रहेगा तो हमें रिज़ल्ट खुद ही नज़र आएगा। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।